चलिए पहले मार्केट्स दिखाता हूं आपको। थर्सडे का दिन है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। ठीक ठाक है, 1/4% के आसपास उछाल के साथ 23,210 के आसपास इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। शुरुआत पस्त हुई थी, धीरे थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप हुआ। थोड़ा डर लगा था जब एचडीएफसी बैंक का मामला पस्त पड़ा था, ऐसा लग रहा था कहीं पलट ना जाए, लेकिन ठीक है, एचडीएफसी बैंक वापस थोड़ा बहुत तूल पकड़ रहा है, 0.5% मजबूत है। दूसरी पॉकेट जो सुबह से बातचीत चल रही है, आईटी को रडार पे रखना है। कल आईटी सुबह से सपोर्टिव था, लार्ज कैप आईटी, आज फिर आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया मूड है। 1.25 नहीं, अब तो और तेजी तूल पकड़ रही है, 2.25-2.5% आईटी मजबूत है। लार्ज कैप्स तो अपनी जगह, आज मिड कैप से जो रिजल्ट्स आए उसके बाद और ऑप्टिमिज्म का डोज छिड़कता हुआ इस पूरे स्पेस में बढ़िया कर रहा है। बस दिक्कत यह है कि बैंक्स, एचडीएफसी बैंक के बावजूद निफ्टी बैंक आपको फ्लैट लाइन पे या बिल्कुल फ्लैट इस समय नजर आएगा। तो इसका मतलब है एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक परत गड़बड़ है। निफ्टी बैंक की प्लीज कॉन्स्टिट्यूएंट स्क्रीन पर रखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, एचडीएफसी बैंक जब 0.5% ऊपर है, आधे से ज्यादा वेटेज रखने वाला, आधा वेटेज रखने वाला, तो बैंक्स की समीकरण ये, तो ये देखिए वेटेज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बाकी सारे प्रोमिनेंट दिग्गज कमजोर है, इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। फिर निफ्टी 23,200 के आसपास, 23,208 के इर्द गिर्द आज के हाईज। अपना जो R1 था, अपना जो बेस वन था, उसी के बीच इस समय कामकाज होता हुआ। पर यह जरूर है कि लोअर लेवल से बढ़िया मूव चैनलाइज हो रहे हैं स्क्रीन पे। कल सेकेंड हाफ में अप मूव थे, आज भी कुछ दमखम दिखना शुरू हुआ है। और आज अच्छी चीज यह है कि ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कल मिसिंग था सेकेंड हाफ में। अब तक के 45-50 मिनट का ऑब्जर्वेशन क्या है स्क्रीन को देख के वीरू, निफ्टी का, निफ्टी बैंक का? देखिए आशीष, आपने कहा ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहे हैं, बस एक चीज़ मिस कर रहे हैं। देखिए, जब हमें क्या फोकस करना है, हमें एक्सपायरी डे में फोकस करना है कि हम किस तरीके से इस बाजार को शॉर्ट ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप से बाहर ले जाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ 256 वो लेवल है जिसके बाद आज के इस ऑप्शन राइटर के क्लस्टर से हम बाहर निकलेंगे। देखिए, शॉर्ट कवरिंग आशीष सेकुलर होनी चाहिए, आईटी भी चले, बैंक भी चले। अभी तक बैंक नहीं चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रेशर आएगा जब हम 256 निकाल देंगे। यकीन मानिए, आप जाके मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, आरडी चार्ट्स को रीड कीजिए, बड़ा क्रैक इसी जोन से आया था, 23,256। सो आई एम वेटिंग फॉर 23,256। अदरवाइज मोर और लेस ये बाजार जो है वो आज के सेशन में इन ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में रहेगा। पहले निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ आशीष, वो सेल एंड राइज का व्यू था यहाँ पर। पहले बेस को उसने होल्ड किया है। मेरे ख्याल से ट्रजेक्टरी वही रहेंगी। अगर RS1 के आसपास फिर जाए तो देखते रहिएगा, फिर सेल कीजिएगा। लेकिन अगर 49,061 निकल गया बैंक निफ्टी में, या 48,853, और इधर बैंक निफ्टी में करीब करीब 23,256, तब एक क्लासिकल केस बनेगा अच्छी शॉर्ट कवरिंग का। एज ऑफ नाउ बेटर है आशीष, इंडिविजुअली स्ट्रेंथ पे फोकस करें। आप देखिए ना, आईटी 1000 पॉइंट ऊपर है ना, बिल्कुल ठीक है। आज के रिजल्ट रिएक्शंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे। सारे अच्छे रिजल्ट्स को थम्स अप दिया है। अब तक क्या हो रहा था, मूड बदल गया। अब तक हो रहा था अच्छे नंबर्स में भी हम कुछ ना कुछ खामी ढूंढ रहे थे, मूड ऐसा हो चुका था। आज देखिए, स्टॉक जो बोल रहा हूं दिखाइएगा। सिग्निटी नंबर्स पे 11%, कोफोर्ज 10%, परसिस्टेंट 10%, जेंसार 10%, पिडिलाइट 8.5%, गो डिजिट 6.5%। ये सब रिजल्ट रिएक्शंस हैं। पॉलीकैब कल अच्छे नंबर्स पे ठंडा पड़ा हुआ, दबाव था, पिट रहा था, अब जाके ठीक ठाक हुआ है। 3-4% एटलीस्ट हरे में ट्रेड करता हुआ पॉलीकैब भी अब आपको नजर आएगा। तो अब आज स्क्रीन अच्छी है। एक और पॉकेट जोमैटो और स्विगी दिखाइएगा, बहुत पिटाई झेली आज, वो भी आईटी के साथ साथ 3-3%, हाँ दोनों ही 3-3%, थोड़े से संभलने की कोशिश करते हुए। खैर, ये इस समय की स्थिति है, इस तरह का मूड माहौल है, टचवुड ऐसे ही रहे। 3:1 एडवांसेस के फेवर में रेशियो। ऐसे में एक्सपर्ट से जान लिया जाए इन लोग के रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। कैसे लग रही है स्क्रीन और कहां है नजर, कौन से इस समय के 10 के दमदार ट्रेड सचिन? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली आई थिंक कल की जो लास्ट 1 आवर की स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है। जिस तरीके से डेटा अभी भी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफी ब्राइट चांस है कि अगर 23,255 का लेवल निकल जाता है तो लगभग 23,350 से 400 के आसपास की एक्सपायरी बन सकती है।
तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड प्लस रोटेशन भी काफी हेल्दी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी के साथ साथ काफी सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो पहला स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंस में एक डबल बॉटम बनने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पिछले 2 हफ्तों से लगभग इसने 600 पॉइंट की एक रेंज में ऑस्किलेशन दी थी। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके आरएसआई में एग्जिबिट हुआ था, जिसके वजह से एक अच्छा बेस 6000 के आसपास एस्टेब्लिश हुआ है। एंड यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है वो 6400 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर सीमेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़े से अगर डिक्लाइन आते हैं तो 6085 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 6015 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक है, क्लियरली आईटी में जिस तरीके से मोमेंटम है, जिस तरीके से ये मूड चेंज हुआ है ओवरऑल इस पर्टिकुलर पैक में, तो यहाँ पर नौकरी में भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी गिरावट थी। वो पर्टिकुलर गिरावट मुझे लग रहा है ऑब्जर्व हो गई है। एक यहाँ पर भी काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है। एक काफी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स वेव 30 मिनट्स चार्ट पे अभी अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को काटा है, तो मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ से अनफोल्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये स्टॉक लगभग अराउंड 7800 तक भी ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7365 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर में 7800 के टारगेट के लिए। नौकरी का फ्यूचर बाय करना है। हाँ, आपका ट्रेड इनफो 7526 पर। प्रकाश सर, आपकी 2 कॉल्स। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एशियन पेंट्स। 2288 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए करीब 2273, ज्यादा नहीं। अपसाइड टारगेट 2320 के नजर आते हैं। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है सीमेंट पैड क्षेत्र से, वो है एसीसी। 2022 पे ट्रेड कर रहा है। कब होगा 2000 का टारगेट, मेरे ख्याल से 2070 के नजर आते हैं एसीसी। रखिए स्टॉक्स रडार पे सालुंके साहब। गुड मॉर्निंग सालुंके साहब। निर्मल बंग में आप लोग के रडार पे इस समय सबसे बेहतरीन पिक्स कौन सी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप आज जिस हिसाब से कल शाम को जिस हिसाब से मोमेंटम आया था वो आज कैरी करते हुए आज भी देखने मिल रहा है। हमारा पहला जो पिक देखने मिलेगा वो है यूपीएल। यूपीएल मैंने लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था, क्योंकि यूपीएल अभी भी एक अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आएंगे वो 572 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं। नीचे में 545 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा रनअप इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा यूपीएल, जो 572 के टारगेट के लिए इसको लेके जाना चाहिए। दूसरा रहेगा टाटा कंज्यूमर। अगर टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखो, तीनों भी फ्रंट पे, डेली, वीकली और मंथली में भी देखोगे तो एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है। और मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। वापस 1020 के आसपास के टारगेट यहाँ पे निकल के आते हुए देखने मिल रहे हैं। जिस हिसाब से इसका आईडीएक्स दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ स्ट्रांगली दिखा रहा है। लास्ट कुछ दिनों में देखोगे तो 15 से 20 दिन में एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है इस काउंटर में। तो मुझे लगता है 1020 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा वो अभी 970 का है, तो 970 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। और 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। एक अच्छा रनअप यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, टाटा कंज्यूमर 985 पे डे हाई पे, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। एफएमसीजी में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है इसकी। हमें जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेन जी, इस समय के 2 ट्रेड्स रहेंगे। भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया लगभग 1580-1600 के लेवल पे। अभी भी थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन इसका ओवरऑल रिजॉल्व ऑन द अपसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग की जा सकती है विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। करंटली 1637 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1615 रुपए के और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1675 रुपए के। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कोलगेट पामोलिव। एफएमसीजी सेक्टर में कोलगेट पामोलिव इज आल्सो शोइंग स्ट्रेंथ। हमने कल के सत्र में देखा कि इसने अपना 10 और 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन किया और आज वापस उसको टच करके वापस हम यहाँ पे एक अपटिक देख रहे हैं। ओवरऑल लगता है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन कंप्लीट है। काफी अच्छी खासी सेलिंग हमने पिछले कुछ महीनों में देखी थी, बट आई थिंक नाउ द बेस फॉर्मेशन इज कंप्लीट और स्लोली और स्टेडली कोलगेट पामोलिव अब इंच अप कर रहा है। 2785 का प्राइस है इसका। स्टॉप लॉस रखेंगे 2750 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 2830 के। वीरू, पता है ये तो सारी बढ़िया सी पिक्स हो गई। 10 के दमदार ट्रेड्स में एक्सपायरी के दिन इस समय क्या क्या रडार पे रखना है। सचिन के साहबजादे जो है ना,
गजब टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है। अभी भाई साहब वो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, और गोल्ड मेडल भी पता है उसमें वो जो फेंसिंग होती है, सचिन वही है ना, तलवारबाजी, वो फेंसिंग। जी आशीष जी, फेंसिंग एज अ स्पोर्ट में वो उसकी काफी रुचि है एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ। वो तलवार लगती नहीं है एक दूसरे को गजब। क्या? जी, इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग होता है, बट प्रोटेक्शन भी होता है, बट ये काफी स्विफ्ट स्पोर्ट है। इनफैक्ट काफी सारे स्ट्रैटेजी स्पोर्ट्स होते हैं, बट जिस तरीके से पर्टिकुलर स्पोर्ट का फॉर्मेट है, आई थिंक आपको हर एक राउंड में 3 मिनट मिलते हैं, तो 3 मिनट में अगर आपको पेन भी एक्सप्रेस करना है तो उसका भी मौका मिलता नहीं है। मुबारक हो भाई गजब। साहब आपको, गजब है सही में। ये फेंसिंग, हमारी अपन तरफ तो से पिट्ठू खेलने वाले लोग, गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल, ये फेंसिंग तक कैसे मामला पहुंच गया भाई साहब? आशीष जी, आई थिंक हम लोग वी स्टे क्लोज टू बालेवाड़ी स्टेडियम, एंड वहां पर उसकी एथलेटिक्स की काफी सारी तैयारी हो रही थी। तो एक दिन मुझे भी थोड़ा शूटिंग का शौक था, तो हम लोग वहां पर गए थे, एंड एक ट्रायल सेशन हमने लिया था, एंड उसके कोच जो थे उन्होंने उसे आइडेंटिफाई किया, and उनके वजह से आई थिंक उसमें वो रुचि रही है। सही है भाई साहब, अपन तो सुई हाथ में पकड़ते तो चोट लग जाती थी वीरू, कपड़ा तक नहीं सिल पाते हैं अपने से, बटन नहीं लगते, और यहाँ पे बड़ी सुई के साथ खेल रहा है वो। मुबारक हो भाई साहब पापा जी आपको। अच्छा आप इस समय वीरू मार्केट बिग वॉइसेस के लिए पेडिग्री एडवाइजर्स के दिलीप भट्ट सर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। बहुत दिनों बाद दिलीप सर दिख रहे हैं मुझे। दिलीप सर, क्या हालचाल, नववर्ष की शुभकामनाएं सर। आशीष जी, आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, आपको सबको और आपके सभी दर्शकों को। होप टू 2025 विल बी अ वेरी प्रॉस्परस ईयर एंड एवरीबॉडी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। होप है, लेकिन दिलीप सर देख के मूड डरा, सहमा सहमा सा दिल जा रहा है। पिछले 4 महीने से कुछ होके ही नहीं दे रहा है कुछ। आज कल ही कैलकुलेशन देख रहा था मैं, रिकॉर्ड हाई से 12 साढ़े 12% के दबाव के साथ इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। वो तो निफ्टी की कहानी है, इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज, इंडिविजुअल स्टॉक्स तो काफी ज्यादा समीकरण बिगड़ गए। और परिस्थिति ऐसी है, एक तरफ ट्रम्प साहब आई हैं और सब जानते हैं बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो गया है, सामने बजट, सामने आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी खड़ी है। इन लेवल्स पे मार्केट कैसा पोजीशन नजर आता है दिलीप सर आपको, और आप लोग कर क्या रहे हो इस समय बाजार में? कुछ खरीदारी कर रहे हो या नहीं? देखिए, जिस तरह से जो मार्केट में जो एलिवेटेड वैल्यूएशंस हो गए थे, मुझे लगता है उसका एक बहुत अच्छा करेक्शन आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी ये सब सारे फैक्टर्स जो आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट को बहुत क्लाउड कर रहे हैं, वेदर स्लो डाउन इन इकोनॉमी, द ट्रम्प फैक्टर, सब वही बात कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी एंड द वोलेटिलिटी इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज, मिक्स्ड, बहुत ही मिक्स्ड बैग है। थोड़े बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत ठीक है, काफी सारों में इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो मुझे लगता है ये सब मेरे हिसाब से एक अच्छी तरह से फैक्टरिंग हो गया है। तो यहाँ से एक, और जिस तरह से बजट भी सामने है, और बजट को भी यही देखना पड़ेगा कैसे वो पुश करे। बट ये इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि मार्केट इज अनसर्टेन, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। हैविंग सेड दैट, एक बाउंस बैक, एक रैली बिल्कुल बनता है। यहाँ से कहां तक बनेगा बहुत मुश्किल है कहना, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट। लेकिन ये बात भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय इन दिस मार्केट। वन कैन वेट, आई थिंक अप टू 31 मार्च, 15 अप्रैल तक ये मार्केट आपको अच्छा मौका देगा पिक एंड चूज करने का। और एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको कि अगर इफ आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5 to 7%, बिलीव मी, दिस इज नो ग्रेट शेक्स। ये 6.5-7% में कोई आसमानी सुल्तानी होने वाली नहीं है हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। It will still remain a pick and choose market. Though we may be the fastest growing economy, India's economy has to grow beyond 7% on a sustainable basis. अगर corporate earnings को एकदम it has to come back roaring and Nifty EPS has to go up. तो मुझे लगता है one should navigate बहुत carefully, pick and choose ही करना पड़ेगा, and one has to be a little more careful.
जी हाँ, सतर्कता काफ़ी ज़रूरी है। दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बैंकों पर आपका व्यू क्या है सर? आपने नंबर्स देखे, एसेट्स क्वालिटी का सेंस आपको मिल गया होगा इस बार जो डिप आया, और डिसबर्समेंट्स में जो है वो धीमापन है, इसमें कोई राय नहीं है। आपका सर एक यूनानिमस व्यू क्या है, आई मीन इंक्लूडिंग ऑल PSUs एंड प्राइवेट बैंक्स? क्योंकि एक और चीज़ है कि अभी भी हम अगर बाइंग कर रहे हैं तो बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो FIs की है। लुक एट ICICI बैंक की कैसे हैमरिंग हुई है पिछले 3 सेशंस में, HDFC बैंक का। आपका टेक बैंक्स पे क्या है सर? तो मैं सबसे पहले ये जो टेक्निकल पार्ट जो आपने कहा कि FIs सेलिंग, मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, दे वर ऑलवेज ओन्ड और ओवर ओन्ड बाय द FIs। और ऑफ कोर्स लुकिंग एट दी उनका वेटेज हम देखें कि बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर का, तो ये वाजिब है कि इसका ओनरशिप भी काफी अच्छा ही रहेगा। और इसी में जब भी सेलिंग आता है, दे आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द सेलिंग एट द मोमेंट। मैं ये भी कहूंगा कि ओवरऑल रिजल्ट्स काफी ठीक आ रहे हैं, निम्स में कंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी है कि जो क्रेडिट ग्रोथ में जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे, जिसका सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ करता था, वो एक सेक्टर है जहां पर सबसे हाईएस्ट निम्स थे और विच वाज आल्सो ड्राइविंग द क्रेडिट ग्रोथ। वो एक वर्टिकल ऐसा है जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, in terms of maybe fear of non-performing assets coming into play, और RBI का भी ध्यान बहुत जबरदस्त है उसके ऊपर। तो having said that, overall I will say that banks still overall काफी अच्छे पोजीशन में है, और जिस तरह से उसका अंडर परफॉर्मेंस रहा है इस मार्केट में काफी टाइम से, तो मुझे लगता है वन शुड लुक एट दिस सेक्टर मोर एज अ डिफेंसिव बेट। एट द सेम टाइम लॉन्ग रन में आपको अच्छा खासा एक रिटर्न भी देके जाएगा। आई थिंक SBI होगा, या फिर ICICI बैंक कहूंगा, या फिर कोटक बैंक कहूंगा, कि ये 2-3 फ्रंट लाइन बैंक्स में फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये माहौल ऐसा है कि थोड़े फ्रंट लाइन स्टॉक पे आप फोकस करना जरूरी है। दिलीप सर कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। कुछ उन्होंने बैंक स्टॉक्स तो मेंशन करे, लेकिन दिलीप सर से जानेंगे पेडिग्री एडवाइजरी में ये कौन से पिक्स एडवाइस कर रहे हैं, पर वो बाद में। दिलीप सर सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है वो जो सिक्लिकल स्लोडाउन। Q2 के नंबर्स ने निगेटिवली सरप्राइज करा था, Q3 में बड़ी मिक्स पिक्चर है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि हम रिकवर कर गए हैं पूरी तरह से। कितने समय और ये पेन लिंगर ऑन कर सकता है, क्योंकि इवेंचुअली हम स्लेव्स हैं उन अर्निंग्स के, हमारे मार्केट्स। इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इंक परफॉर्म करके दे। आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है, कब तक हालात पटरी पे आएंगे? दूसरा, आपने बजट के लिए कहा था इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिक्कतें हैं। अब उसमें दो तरह के तबके हैं। एक मानता है हाँ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने के लिए कुछ लिक्विडिटी इंजेक्शन या कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे सरकार को हालात पटरी पे लाने के लिए, स्लोडाउन से उभारने के लिए। पर दूसरा लॉजिक कहता है फिस्कल प्रूडेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपका टिल्ट किस तरफ जा रहा है इस समय? आशीष जी, मैं आपका लास्ट पॉइंट पहले लूंगा कि जिस तरह से बजट को जो चैलेंज है कि कंज्यूमर के हाथ में कैसे ज्यादा पैसा दिया जाए, which will trigger consumption and which will trigger a good multiplier impact. इसके साथ आपने बहुत सही कहा कि एक फिस्कल प्रूडेंस है, लेकिन इसके साथ और एक भी आता है कि अगर फिस्कल प्रूडेंस रहेगा, आप ज्यादा पैसा देंगे, तो इतना बहुत गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी टू स्पेंड सो मच मनी इन द इकोनॉमी। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में है और इसके चैलेंजेस है। और हमने देखा कि जिस तरह से फर्स्ट 6 months में जैसे ही गवर्नमेंट व्हिच वाज द बिगेस्ट स्पेंडर ऑफ द कैपेक्स इन द लास्ट 3-4 years, और इस फिस्कल में हमने देखा जैसे उसने एक स्टेप बैक किया, उसका स्लो डाउन किया, उसका इम्पैक्ट तुरंत सब अपने इकोनॉमी पे आ गया, और इकोनॉमी 3rd quarter में भी सॉ स्लो डाउन। तो मुझे लगता है कि शायद ये चैलेंजेस को नेविगेट करना इतना आसान नहीं रहेगा, और कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यूपी इज आल्सो vulnerable and under threat. तो बजट में आई थिंक पीपल विल लुक फॉर बोथ, कैसे कैपेक्स बढ़ेगा और कैसे मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स आल्सो गोज अप। एंड आई थिंक कमिंग टू द ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्लोडाउन जो आपने बात किया, मुझे लगता है कि शायद ही कोई हमारे तरफ से किसी ने आपको वार्न भी किया रहेगा कि एक स्लोडाउन आ रहा है। जो स्लोडाउन आया, इट वाज
it caught everybody on the wrong foot, has surprised everybody. और मुझे लगता है शायद ये स्लो डाउन और एक 2-3 क्वार्टर चालू रहेगा तो कोई नई बात नहीं है। Okay. तो इसलिए मैं कहता हूँ we need not be in a hurry to buy or commit in the markets. थोड़ी सी क्लैरिटी आने देते हैं। सही बात है, कोई जल्दबाजी थोड़ा है खरीदना, किसी ने कनपट्टी भी बंदूक थोड़ा लगाई कि खरीदो। दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच बीपीसीएल के रिजल्ट्स आए थे जिस पे अपन लोग सुबह से चर्चा कर रहे थे। कल बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए थे। नंबर्स पे बातचीत करने के लिए बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी कृष्ण कुमार सर जुड़ते हुए। कृष्ण कुमार सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए सर। नंबर्स सीक्वेंशियली ऑन द फेस ऑफ इट मजबूत हैं, पर हाँ कुछ स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से सबड्यूड नजर आते हैं, खास तौर पे जीआरएम्स के फ्रंट पे। ये क्या कुछ रिफाइनरी शटडाउन्स थे प्रीवियस क्वार्टर में जिसके चलते जीआरएम्स थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया सर, या कोई और रीजन भी है? No, there are three reasons. One, Okay. there was a planned shutdown program in both Kochi as well as Mumbai refinery. There was a lowering of cracks. There was tightening of supplies as well as tightening of discounts. All four put together, the GRM had a pressure on the GRMs. But if you see, it was much better than the Q2. So it shows the kind of efficiency we have brought in spite of the tighter conditions. So Q2 was 4.4, it has gone up to now 5.6. अच्छा, हेलो, दो कंसर्न्स और थे। एक तो हायर मार्केटिंग इन्वेंट्री लॉसेस और दूसरा वो एलपीजी की अंडर रिकवरीज जो है बड़ा शार्प इंक्रीज है सर। मेरे ख्याल से क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 75% के आसपास का जंप। Yeah, there are a couple of reasons for that. One, there has been because of the hardening of winter, Saudi CP prices have gone up. So the differential has increased. Now the consumer consumption in India has also increased. So the third reason is that we are very confident that the government will support us like they did last year. And by March, something good will work out for us. ओके, बाय मार्च। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक क्या रशिया के सैंक्शंस का आकलन किया, क्योंकि काफ़ी सब्सटेंशियल मात्रा में आप क्रूड वहाँ से लेके आते हैं। इसके चलते आपको किसी और लोकेशन से भी क्रूड लेके आना पड़ेगा और उसके चलते क्या स्लाइड प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा आपको निकट भविष्य में? See, it's too early to come to a conclusion. It's just 10 days since the sanctions have been imposed. But we are very confident that with rebalancing of crude supplies, we won't feel much of a pinch. There will be a premium in the short term, because we will immediately look for supplies from Middle East. But we are always diversifying our sources of crude. We look across wherever we get reasonable crude compatible with our refineries, we will buy from that. So right in the short term, maybe there is some premium to be played. But over time, it will settle, and probably with America saying more energy, more drilling to be taking place, I'm very confident that the supplies will be sufficient and the price will come down drastically. And we feel in the long range, it will pan out at $70 to $75. Crude will be around $70 to $75. हालांकि क्रूड इस बीच 80 भी गया था, उसके ऊपर भी गया था, कूल ऑफ भी हुआ, अच्छा खासा स्लिप भी हुआ हाई लेवल से। लेकिन आजकल आप लोग अपने पेट्रोल डीजल के दाम में छेड़छाड़ नहीं कर रहे कृष्ण कुमार सर। एक ज़माना था, मैं और वीरू, मतलब मेरे जो को एंकर हैं, हम दोनों सुबह पूछते थे आज सस्ता हुआ महंगा हुआ तो डला लेते हैं जाके गाड़ी में। आजकल बड़ा स्टेबल चल रहा है मामला। Now you should not look at it at a point in time, okay? You should see over a period of time. Balance hota hai. When the price is very high, we are still holding the price. When the price is low, also we are holding it. So you look at it, the average price over a period of time, it will pan out. Okay, and then it's in the consumer's interest we source all of this, so nobody will be affected. स्टेबिलिटी तो वाकई सबके इंटरेस्ट में है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो केपेक्स रिलेटेड। बीच में अपडेट आया था आपकी बीना रिफाइनरी के लिए आपने सॉलिड लोन एग्रीमेंट का कंसोर्शियम के साथ करार करा था। दूसरा वो अपडेट आ रहा था आपका वो नमखान ब्लॉक को रिलेटेड। क्या प्लान्स हैं बीपीसीएल के? किस तरह के केपेक्स स्पेंड्स की तैयारी कर रहे हो आप? कब तक इस पे काम शुरू होगा? कमिश्निंग के अपडेट्स क्या रहेंगे?
I'll give you a runabout. We have from last year we have initiated a project called Project Aspire, which is for a period of 5 years. In this 5 years, we have two main pillars. One is nurturing the current assets, nurturing the current bets, and there are 5 future bet areas which we are looking at. Now, in the current bets, what we are looking at is current consolidation of marketing, refining, and upstream operations. And the future bets will be where we want to make a big bets, where we feel the future is going to be, is petrochemicals, gas, green energy, consumer retailing, and digital. Okay. So in each of these pillars, we have planned, our total capex outlay we have provisioned is for 1.7 lakh crores. That is, will be 75,000 crores will be for refinery expansion and petrochemical projects. About 32,000 crores we will be investing in upstream, that include Brazil, Indonesia, Mozambique, Lower Zakum, and any other productive assets which we can get. Which at this time we want to go into productive assets, and the rest will be on marketing and pipelines and other infrastructure. Gas, we'll have about 25,000 investment. And out of this 1.7 lakh crores, we've already committed 1.3 lakh crores. The rest work is in progress. In the meanwhile, we are also looking at setting up a AP refinery, which is about 9 to 12 million metric ton. We have got the board approval for pre-project activities. So we are on track, and we're very confident that all these projects will be commissioned on time. The Bina Petchem project will come off the track in May of 28, while the polypropylene project in Kochi will come off by May of 27. Okay. So these are the project outlines. सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए नंबर्स पे, और कुछ और आई थिंक रीजनल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की रिगार्डिंग आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड्स और पर्टिकुलरली कौन सी लोकेशंस होंगी, मार्जिन्स की पिक्चर आपने ड्रॉ करी. बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वार्टर सर. मीनवाइल निफ्टी इज एट डे हाई, आपकी स्क्रीन पे करीब करीब आके ट्रेड करता हुआ 23,236 पे, लेकिन क्लियर कट विनर आज का निफ्टी IT. एक ब्रेक, इस कार्यक्रम में इतना ही. एक छोटे से ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन आपके साथ होंगी टेरस हॉटलाइन लेके. नमस्कार.